नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन एनडीए एयरफोर्स नेवी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एससीएफ के लिए अपन मैथ्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक क्या कर लिया था आपने? कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने क्या कर लिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया था। इसमें आपको एनडीए में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। अब जो अपन आगे जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझना है आपको। जो भी मेरे स्टूडेंट जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो आप में से चाहे वो एनडीए का छात्र हो, डिफेंस का छात्र हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का छात्र हो, चाहे वो एसीएफ का छात्र हो, या फिर वो जेई फाउंडेशन का छात्र हो, या फिर वो 11th क्लास या फिर 12th का हो, दोनों में थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, तो जो भी है जेई फाउंडेशन का, इसमें से किसी भी चीज़ का वो छात्र है, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस सबके लिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिसको बहुत ज़्यादा ही लोग क्या बोलते हैं, हार्ड चैप्टर बोलते हैं। किस श्रेणी में लेते हैं? हार्ड श्रेणी में चैप्टर को लेते हैं। लेकिन मैं आपके सामने इतना इजी लेवल पे लेके जाऊंगा इस चैप्टर को कि आप सोचोगे तो आपको ये अचंभित हो जाओगे कि इतना इजी है क्या। ऐसा चैप्टर लेके आ रहा हूं। वो चैप्टर कौन सा है आप सब जानते हो भली भांति, और जिसके नाम से ही डर लगता है ज्यादातर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक चैप्टर है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी, और निर्देशांक ज्यामिति होती कितने टाइप से है, किस किस लेवल पे अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो अपन तैयारी कर रहे हैं वो डिफेंस के लिए तो है ही। डिफेंस बोले तो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, इसके लिए तो है ही। दूसरी चीज है स्कूल टीचर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड। दूसरा जो आगामी एग्जाम है एसीएफ, फॉरेस्ट ऑफिसर वाला है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला, उसके लिए। तीसरी एग्जाम करता हूं मैं जेई फाउंडेशन के लिए। इन सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अपन जो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे, ये सब एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सब में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इसको। क्यों बोलता हूं? क्योंकि हर एग्जाम में यदि आपके 100 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके आते ही हैं। यदि अपन 2D 3D की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन भी कवर कर लेती है, 2D और 3D को मिला के। जैसे मैं एनडीए एयरफोर्स की बात करता हूं तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं स्कूल लेक्चरर, और इसमें 120 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, समझ गए। और एसीएफ में भी आपके पास वही 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बात रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हार्ड बोला जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो समझ में आ गई तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान जो टॉपिक माना जाता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन जो होते हैं आपके सामने वो बड़े ही सिंपल आते हैं। सिर्फ जेई मेंस को छोड़कर हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने कॉन्सेप्ट
पढ़ लिया, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी लगने लगेगी। आज तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ रटत प्रणाली से पढ़ा है। किससे? रटत प्रणाली से। रटत प्रणाली से पढ़ा है, जिससे मैथ कभी भी नहीं आती। हम अध्ययन करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट से अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके धीरे धीरे स्लोली लेके चलेंगे टॉपिक को, और अपन कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करेंगे। जहां पर जरूरत है अपने को कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको काम निकल रहा है, जहां पर जरूरत है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट की उसमें जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले को, तो वो तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा कि फॉर्मूले से काम निकल जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादातर फॉर्मूले जो आते हैं, फॉर्मूले तो सभी क्या आते हैं, फॉर्मूले आते हैं कॉन्सेप्ट से, यानी किसी भी वजह से फाइंड होते हैं और उनका शॉर्ट रूप अपन याद कर लेते हैं। तो मैं वो फाइंड कहाँ से हुई, यानी फॉर्मूले आए कहाँ से, उनका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये चीज़ कहाँ से आपने प्रूव की, कहाँ से उठा के कहाँ तक लेके आए, ये फॉर्मूला कहाँ से बना। जिस फॉर्मूले की ज़रूरत है अपने को डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि फॉर्मूला निकालने में बहुत बड़ा हो रहा है कि अपन फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो रटना नहीं है, वहाँ पे आपको मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन समझाऊंगा एक तरह से, जिसमें आप क्वेश्चन में अप्लाई करके फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ गए होंगे। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला इस हिसाब से अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आप सिर्फ इतना करना, आप मेरे साथ पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए आप क्वेश्चन करते रहो। यदि इतना काम आपने कर लिया तो आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बोले तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। समझ गए क्या? तो इस चीज़ के लिए अपन आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन 2 भागों में अध्ययन करेंगे। एक भाग तो होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2D में, और एक होता है 3D में। समझ गए? पहले अपन अध्ययन करेंगे 2 डायमेंशनल में, ठीक है। द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे? 2 डायमेंशनल में अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब है द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किस में अध्ययन करेंगे? 2D में। 2D बोले तो द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति। टू डायमेंशनल के लिए अध्ययन करेंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि कोई भी 2 एक्सिस किसी भी प्लेन पर अपन किसी पॉइंट को दर्शा सकते हैं, तो वो क्या है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल आप, यानी ये पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट को आप दर्शा सकते हो, P नाम दिया इसको, ये पॉइंट लिया P, इसको आप दर्शा सकते हो x, y। कैसे दर्शा सकते हो? आपने कहा कि सर कैसे दर्शा सकते हैं? इस पॉइंट पे दर्शा सकते हैं। ये मैंने ले लिया, ये मैंने कोई एक्सिस ले लिया, समझ गए? यहाँ पे कोई बिंदु P लिया, x, y। समझ गए? तो इसको आप 2 डायमेंशनल कैसे बोलेंगे? इसको इस पे अपन दर्शा सकते हैं। किस में दर्शा सकते हैं? 2D में। यानी किसी भी प्लेन पर यदि किसी पॉइंट को दर्शा सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल। समझ गए क्या? कोई पॉइंट है जिसको अपन बोर्ड पे नहीं दर्शा सकते, उसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। चीज समझ गए क्या? समझ में आ गई? जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये 3 डायमेंशनल, मैंने ये नोक है यहाँ पर, ये इसकी नोक है, ये 3 डायमेंशनल। कैसी होगी? ये ऐसी होगी, और एक जो तीसरा डायमेंशनल होगा इसका, ये ऐसे होगा इसका, बाहर की तरफ। समझ गए क्या? तो ये 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? जिसको अपन किसी भी प्लेन पर नहीं दर्शा सकते, और 2 डायमेंशनल को क्या कर सकते हैं? प्लेन पर दर्शा सकते हैं, और इसको प्लेन पर नहीं दर्शा सकते। ये आपको बेसिकली आपको याद रखना है, और ये इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो
तो कुछ भी नया आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो रही बात अब अपन टू डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स। जो अपने पास सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है उसका अपन किसी में बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन किसी पॉइंट की बात करते हैं। कार्टेशियन मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में कोई पॉइंट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक वर्ड आता है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक का मतलब क्या होता है, देखिए कार्तीय निर्देशांक कोई भी आप पॉइंट मानते हो P, इसके यदि 2 और 3 यानी सिंपल जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई, तो 2D में इसको दर्शाएंगे। तो 2D में दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कोई कार्टेशियन फॉर्म है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कौन सा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कार्तीय निर्देशांक आपको दिया हुआ है, समझ गए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये यहां पर दिया हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है किसी पॉइंट के बारे में, तो किसी पॉइंट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहना चाहता है, ये बोलता है कि ये पॉइंट ये ओरिजिन होता है, आप सबको पता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई वाई डैश, समझ गए। तो एक्स क्या बोलता है कि किसी पॉइंट की एक्स एक्स से दूरी, यानी किसी भी पॉइंट की एक्स एक्स से दूरी, ठीक है, और किसी भी पॉइंट की वाई एक्स से दूरी, समझ में आ गई क्या। इस पॉइंट की स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब क्या है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म यानी 2 डायमेंशनल क्या दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका जैसे घर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जयपुर रह रहा हूं, ठीक है, तो जयपुर रह रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जयपुर में ये लोकेशन है कि अपना जो मैप है यहां पर जैसे जयपुर ये है, जयपुर इतना बड़ा है, ठीक है, पहले अपने को ये पता पड़ा, फिर जयपुर के अंदर गए पर अपने को पता पड़ा कि यहाँ पर इस जगह रह रहा हूँ मैं, जैसे सिविल लाइन दे रहा हूँ, तो ये सिविल लाइन के बारे में आपको पता पड़ा कि इतनी बड़ी सिविल लाइन है। सिविल लाइन के बाद में आपको पता पड़ा कि मेरा मकान नंबर ये है, समझ गए क्या। तो इसका मतलब ये आपने को क्या पता पड़ गई, स्थिति। तो स्थिति पता पड़ गई तो अपने पास कोई भी पहुंचने वाला आसानी से पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है। तो ये आपको पॉइंट ये दर्शाता है कि ये क्या दर्शाते हैं, एक्सिस के सापेक्ष अपन इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे, स्थिति के बारे में ही ये पॉइंट बताता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब रही बात क्या, इस पॉइंट की जो ये आपके पास डिस्टेंस होती है, ये वाई डिस्टेंस होती है, ये एक्स, समझ गए क्या, ये एक्स तो ये भी एक्स, समझ में आ गई क्या। तो देखिए इसके बारे में इसकी स्थिति क्या है कि इसकी स्थिति क्या बोलती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स से दूरी, यानी इसकी पॉइंट की एक्स एक्स से दूरी क्या है। सबसे पहले अपन क्या जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी, जैसे ये एम दे देता हूं मैं, ये एन देता हूं, ये एक्स एक्स से दूरी। तो एक्स एक्स से दूरी यानी बिंदु पी के लिए, मैं बात किसके लिए करता हूं, बिंदु पी के बात कर रहा हूं मैं, जब बिंदु पी के लिए, सब समझ जाना, देखना एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्स है, आप सबको पता है, बहुत अच्छे से बखूबी से पता है, मैंने कई बार जिक्र किया है। ये एक्स एक्स से दूरी, बिंदु पी एम से पी की दूरी कितनी है, वाई डिस्टेंस, तो ये दूरी कितनी आ गई, वाई। इसी हिसाब से वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी देखना, वाई एक्स में अपन क्या चलेंगे, यहां से 0 से यहां चले एम तक, यही दूरी है, या फिर वाई एक्स यहां पर है, वाई बराबर 0 पे आता है वाई एक्स, तो यहां से कितनी दूरी है, एक्स दूरी, तो ये चीज क्या आ गई, एक्स दूरी। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या। सबसे पहली चीज यही है कि आपको इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। यदि बात करता है एक्स एक्स की, ठीक है, एक्स एक्स से दूरी कितनी है बिंदु पी की, तो कितनी दूरी है, वाई बराबर वाई, वाई एक्स से दूरी कितनी है, तो एक्स। यह चीज तो अपने पास आती है बिंदु पी की स्थिति,
ठीक है। अब एक चीज और आती है, बिंदु P की ओरिजिन से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी आपकी डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी के बारे में मैं अध्ययन करता हूं तो मैं आपको बताता हूं मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। आप जानते हो, आप खुद ही बता दोगे मेरे को। ये मैंने क्या खींचा, ये लाइन खींची, ये y है, ये x है, ये कोण कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी होती है, एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर पॉइंट की दूरी है, वही क्या है, y है। तो ये 90 है, ये x है, ये y है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी बिंदु P की, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तीन चीज थी अपने पास, चीज समझ में आ गई होगी। यानी पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी कितनी है पॉइंट P की, तो y है। y अक्ष से दूरी कितनी है, x है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x अक्ष से दूरी है वो y कोऑर्डिनेट है, और जो y अक्ष से दूरी है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, मेरा समझाने का मतलब समझ गए। ये चीज आपको क्या दर्शाती है, इस पॉइंट की स्थिति। मतलब ये हुआ कि आप x अक्ष पे कितने चलोगे, x अक्ष पे x चले, y अक्ष पे y चले, तो वो स्थिति क्या आ गई, पॉइंट P की स्थिति आ गई। एक चीज ये आपको भली भांति समझ में आ गई। लेकिन अब अपन आगे क्या देखते हैं, कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट, एनी टू पॉइंट आर इक्वल हो सकते हैं क्या। सोचिए, कोई भी दो पॉइंट यहां पे आपने लिए, वो क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, समझ गए क्या। जैसे मैंने ये लिया आपके पास 2,3, ये 2,3 है। मैंने दूसरा पॉइंट लिया 1,3, 1,3। एक्स अक्ष पे कितना चलेंगे 1, और वाई अक्ष पे कितना चलेंगे 3। तो एक्स अक्ष पे जैसे 1 चले तो ये आए, तो ये कभी पॉइंट क्या हो सकता है क्या, ये बिंदु क्यों मान लिया, ठीक है। तो ये कभी सेम हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते। तो याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो बिंदु में इक्विलिटी लागू नहीं होती, केवल वो समान होते हैं, या तो दो समान होंगे या फिर इनइक्विलिटी लागू नहीं होती। इसका मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का निशान कभी भी नहीं होगा। समझ गए क्या, इसको बोलते हैं इनइक्विलिटी। यानी ग्रेटर देन लेस देन का नहीं होगा हमेशा, और हमेशा क्या होगा, इक्वल का निशान नहीं होगा। और दो बिंदु सेम है, इसका मतलब वो दो नहीं है, एक ही बिंदु है। ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। अलग अलग यदि पॉइंट है तो उसके क्या नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चीज समझ में आ गई क्या, ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। उसके बाद में देखना, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहीं से समझाता हूं, देखना ये आपके पास दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए आप एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा, एक्स एक्स का समीकरण, बात समीकरण की करता है। एक्स एक्स का समीकरण, एक कई बार पूछला जाता है कि एक्स एक्स का समीकरण क्या है। एक्स एक्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्स का समीकरण बोलता है कि y बराबर 0। तो आपको कोई भी बिंदु बोल दे कि 2 है, वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो वो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। यदि मैं y एक्स की बात करूं, y एक्स का समीकरण, y एक्स का समीकरण देखना, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये एक्सिस क्या आ जाएगा, 0, x क्या हो जाएगा, 0। तो y एक्स पर x का मान क्या हो जाएगा, 0। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0। कारण कि x को चले नहीं, अपन डायरेक्ट किस पे चले हैं, y पे। इसका मतलब y पर पॉइंट पर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आगे जाके फंस जाते हो। मैं आपको डायरेक्ट सामने समीकरण लिखूंगा कि ये रेखा एक्स अक्ष से गुजरती है, मैंने लिख दिया कि ये रेखा एक्स अक्ष से गुजरती है, एक्स अक्ष से गुजरती है, इसका मतलब मैं उसमें y बराबर 0 पुट कर दूंगा, इसका मतलब उसका x निर्देशांक आ जाएगा। मैं बोल दूंगा कि कोई रेखा है वो y एक्स से गुजरती है, इसका मतलब x बराबर मैं क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा, और उसका y कोऑर्डिनेट ज्ञात कर दूंगा। चीज समझ गए क्या। तो ये कुछ एक अपने पास पॉइंट थे जिसके बारे में हमने
अध्ययन किया। तो ये तो था उसका कार्टेशियन फॉर्म में, कोई पॉइंट के कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब इससे आगे क्या चीज आती है वो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बारीक से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाएंगे अपन धीरे धीरे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे काम करेंगे, देखना। अब आती है पोलर कोऑर्डिनेट। यानी ध्रुवीय निर्देशांक। किसी भी बिंदु को ध्रुवीय रूप में यानी पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। किस रूप में? पोलर फॉर्म में। पोलर बोले तो ध्रुवीय निर्देशांक। आपको मैंने क्या पढ़ाया था? आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था ये कोई बिंदु P है, क्या है बिंदु P। इसके पोलर की बात करते हैं, इसका मतलब ये बिंदु मूल बिंदु ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसे ये बिंदु P है, ये मूल बिंदु से क्या है? ये बिंदु P मूल बिंदु से r दूरी पर है। ये क्या दूरी, किस दूरी पर है? r दूरी पर। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये बिंदु मूल बिंदु से r दूरी पर है। और ये कितना कोण बना रहा है? ये आपने बोल दिया थीटा। तो कोई भी पॉइंट यदि r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है, r दूरी पर है, और वो यदि थीटा कोण बना रहे हैं, r दूरी पर थीटा कोण बना रहे हैं, इसका मतलब ऐसा बिंदु सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा मिलेगा जिसकी दूरी r होगी और कोण कितना बनाएगा? थीटा। यदि r घटती जाएगी तो पॉइंट चेंज होते जाएंगे। यदि r कम लिया तो यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। यदि थीटा को ऊपर नीचे किया तो यहां 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 कहीं भी हो सकता है। चीज समझ गए क्या? इसका मतलब यदि दूरी डिस्टेंस सेम है और यदि एक्स अक्ष से बना कोण यदि समान है, यानी सेम है, एक ही कोण है और कुछ दूरी दी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? एक फिक्स पॉइंट को दर्शाता है। तो वह यह रूप क्या कहलाता है? इसका पोलर फॉर्म में कहलाता है, पोलर फॉर्म में कहलाता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म को आप इक्वल कर सकते हो किसके? यानी एक पॉइंट की स्थिति r कोमा थीटा है, तो उसी पॉइंट की स्थिति एक्स वाई भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि किसी एक पॉइंट के लिए उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और उसका पोलर कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, दोनों एक चीज को दर्शा सकते हैं। अब उसको कैसे? अपन मान लिया कि हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट है, उसका कार्टेशियन में क्या है? एक्स कोमा वाई है और पोलर में r कोमा थीटा है। r कोमा थीटा क्यों माना? कि मैंने ये चीज ली, ये कितनी दूरी है? y, और ये दूरी कितनी है? x। एक्स कोमा वाई का मतलब यही है। ये एक ट्राइंगल बन गया, ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। चीज समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये एक स्थिति को दर्शाता है, ये पोलर फॉर्म में, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आती है कि अपन पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। यानी ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदलना। यहीं पर समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगी। अब ध्रुवीय निर्देशांक है, उसको ध्रुवीय निर्देशांक आर कोमा थीटा, यानी आर ये दूरी है, ये थीटा है, और इसको किस रूप में दर्शाना है? कार्तीय निर्देशांक को। या फिर कार्तीय निर्देशांक को किस में कन्वर्ट करना है? ध्रुवीय निर्देशांक में। समझ गए? इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के लिए देखना अपने के पास क्या करनी, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लग गया आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से r बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपके पास x कोमा वाई का मान दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? यहां से r निकाल सकते हो, यानी कार्टेशियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपके पास ये कोण क्या है? टेन थीटा मान लिया, टेन थीटा इक्वल टू आपने क्या मान लिया? y बाई एक्स। टेन थीटा बराबर क्या मान लिया? y बाई एक्स। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। चीज समझ पा रही हो क्या?
जब आपके पास आर भी निकाल सकते हो, थीटा भी निकाल सकते हो, इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ जान गए, आपने आर का मान लिख दिया, थीटा का मान लिख दिया, तो ये फॉर्म कौन सी आ गई, उसकी पोलर फॉर्म आ गई। ये चीज समझ गए होंगे आप। किसी को कोई डाउट है क्या? मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस चीज के बारे में आप जानते हो, बेसिक है, कैसे है वो चीज मैंने आपको बता दी। मतलब पोलर फॉर्म को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए क्या? कार्टेशियन फॉर्म आपको दिया हुआ है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं होगा किसी को कोई डाउट? तो आगे देखिए अपन, इसके बाद में अपन आगे जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखिए। आगे जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में आज बिल्कुल सिंपल अपने पास चल रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जो आपका पढ़ा हुआ है उसी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने सीख ली यहाँ पर कि आपने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ये चीज तो आपने सीख ली। चीज समझ में आई या नहीं आई बोलिए? ठीक है, ये चीज आपको भली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद में देखना, उसके बाद में एक चीज आती है जिसके बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे थोड़ा सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है? दूरी सूत्र का मतलब ये होता है, दूरी सूत्र का मतलब ये होता है, आपके पास कोई भी दो पॉइंट दिए, एनी टू पॉइंट। ठीक है, आपके पास कोई भी, ये आपके पास कोई भी सिस्टम है। ठीक है, यहां पे ये आपके पास कोई दो पॉइंट दिए, ये दिया P और ये दिया Q। इसके निर्देशांक जैसे दे दिया x1 y1, इसके निर्देशांक दे दिया x2 y2। चीज समझ में आ गई? ये कोई भी दो पॉइंट आपको दिए, तो दूरी सूत्र निकालने के लिए देखना, मैं आपको बता देता हूं दूरी बराबर इनके बीच में जो फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज होती है दूरी। चीज समझ में आ गई क्या? अब पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं कि फॉर्मूला आया कहां से, वो अध्ययन कराता हूं मैं। लेकिन जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला कैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दूरी सूत्र का फॉर्मूला। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैंने ये काम किया, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, x1, x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, x1। समझ गए? ये डिस्टेंस कितनी है, y1। जी समझ गए? ये डिस्टेंस कितनी है, y1, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस y1। देखिए पूरी y2 है, y2 निर्देशांक दर्शा रहा y2, और ये क्या है, इधर से दर्शा रहा y1। तो आपके पास ये कितनी y2 माइनस y1, ये पूरी कितनी है x2, और ये कितनी है यहाँ पर x1। तो ये कितनी बच गई है आपके पास, x2 माइनस x1। चीज समझ गए क्या? ये कोण आपके पास 90 डिग्री है। तो दूरी यानी PQ, ये आपके पास दिया हुआ है x2 माइनस x1, यह आपके पास y2 माइनस y1। ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि आपके पास PQ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो PQ के बारे में पूछा, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अपन दूरी ज्ञात करनी है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर को योग करेंगे और उसका क्या लेंगे, अंडर रूट। ये चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कैसे ये चीज मैंने शॉर्ट में जल्दी से आपको बता दी। किसी को कोई डाउट है क्या? ये टोटल दूरी क्या है, x2 है, और ये x1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। इसी हिसाब से ही, लेकिन आपको इस चीज के बारे में अध्ययन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, यहीं पर एक चीज आती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, यहीं पर एक चीज आती है, वो चीज और मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने ये लिया, जो चीज मैंने आपको बताता हूं, क्वेश्चन क्या बनता है वो देखना, या आपको नहीं समझाऊंगा, आपको डायरेक्ट आना चाहिए।
ऐसा नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि 2 कोमा जैसे बनता है 4,3 बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु 4,3 है और उसके मूल बिंदु से दूरी के बारे में पूछा गया। चीज समझ गए क्या? मूल बिंदु से दूरी के बारे में पूछा है। सिस्टम नहीं बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाऊंगा, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आपने कैसे निकालेंगे। इस बिंदु के किससे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से बात कर रहा है, यानी ये मैंने मूल बिंदु लिया और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु कहां पर? 0 0। ये बिंदु ले लिया मैंने कोई भी 4,3। तो ये 2 बिंदु P और Q, इनके बीच की दूरी नहीं होगी क्या? ये 2 बिंदु हो गए, तो इसका मतलब x2 - x1 4 - 0 का स्क्वायर और 3 - 0 का स्क्वायर। इसका मतलब जो PQ की दूरी आई है वो क्या आई? 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। बोले तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 5। चीज समझ में आई क्या? तो PQ बराबर 5 है। लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम होना चाहिए, टाइम की बचत होनी चाहिए। स्पेशली आपके पास क्या होनी चाहिए? टाइम की बचत। तो आपको बोल दिया जाए मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब आपके पास डायरेक्ट क्या करोगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 16 प्लस 9 का अंडर रूट, बोले तो 25 का अंडर रूट, बोले तो 5। सिंपल। आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता 0 लगाने की नहीं पड़ेगी। चीज समझ में आ गई क्या? मुझे उम्मीद है आपको दूरी सूत्र के बारे में आपको पता पड़ गया अच्छे से। चीज समझ में आ गई क्या? तो इसी पे डिपेंड अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? x का मान ज्ञात करो यदि किन्हीं दो बिंदु कौन कौन सी दी हुई है? किन्हीं 2 बिंदु x, -1 और 3,2 के बीच की दूरी 5 इकाई हो। कितनी हो? 5 इकाई। ठीक है। तो x का वह मान ज्ञात करो यदि किन्हीं 2 बिंदु x, -3 और 3,2 के बीच की दूरी क्या है? 5 इकाई। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x if distance between the 2 point, distance between the 2 point, distance between 2 point x, -1 and 3,2 is 5। यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 5। तो 2 बिंदु आपके पास, एक बिंदु ये दिया हुआ, एक बिंदु ये, यानी ये बिंदु आपके पास दिया हुआ x1, y1 वाला, और ये बिंदु आपके पास दिया हुआ है x2, y2। मैं ये नहीं कह रहा इसी को आप x2 मानो, आप इसको x2, y2 मान लो और इसको x1, y1। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, वो कोई भी कंपलसरी, क्योंकि स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर बनते ही आपके पास मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो चीज कंपलसरी नहीं है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा? दूरी, डिस्टेंस की बात कर रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? x - 3 प्लस x - 3, यानी इसमें से इसको घटाया आपने, इसका मतलब -1 - 2। चीज समझ में आ गई क्या? इसमें से इसको घटा देंगे, ये चीज समझ में आ गई क्या? आपने इसको क्या मान लिया? जैसे मैंने इसको x2, x1 मान लिया और इसको मान लिया मैंने x1, y1। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, वो कोई भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है?
5, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है 5। हल करने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 यानी 9 बराबर 5 का क्या हो जाएगा 25। वैल्यू आपको फाइंड किसकी करनी है x की। ये 9 उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 16। यानी x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। समझ गए। एक बार आप प्लस चिन्ह लोगे, एक बार प्लस चिन्ह लोगे यानी x माइनस 3 बराबर 4, तो इसका मतलब x बराबर क्या आएगा 7। एक बार माइनस चिन्ह लोगे तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा -1। तो वैल्यू x की 2 आएगी, एक 7 और एक तो क्या आएगी 7 आएगी, एक क्या आएगी -1। तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी जिसमें अपने पास इसका मान कितना होगा 5 इकाई होगा। चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? अब कोई सोच रहा होगा 2 कैसे आई? 2 इसलिए आई कि आपके पास एक चीज अपने पास एक एक्सिस के इधर है तो दूसरा एक्सिस के अपोजिट साइड में। समझ गए क्या? लेकिन दोनों से दूरी आपके पास क्या आ रही है समान आ रही है। चीज समझ में आ गई क्या? तो ये चीज होती है आपके पास ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आपको सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है जो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीज समझ गए क्या? बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। समझ गए। लेकिन आपको मेरा काम था पढ़ाने का, तो आपको पढ़ाना जरूरी था। जिस चीज के बारे में अपन स्टार्टिंग से यानी बेसिक से लेके चलेंगे ना, जीरो से, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आपने छोटा सा पार्ट किया आज की क्लास में। बाकी अपन आगे करते हैं कल। जो अपन विभाजन सूत्र होते हैं, अंत विभाजन बाह्य विभाजन वाले सूत्र होते हैं, उसके बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे और उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, आज पहली बार मेरी क्लास देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। चीज समझ गए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसमें 11th-12th लेवल की मैथ्स का अध्ययन की ज़रूरत है, चाहे वो जेई फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई और एनडीए की हो, एयरफोर्स की, नेवी की हो, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड और अपने पास सेकंड ग्रेड के लिए हो, या एसीएफ के लिए हो, एनी अदर केवीएस किसी भी स्कूल लेक्चरर के लिए, चाहे केवीएस के लिए हो, नवोदय के लिए हो, जितने भी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम है, कितने भी स्कूल से संबंधित एग्जाम है, डिफेंस से संबंधित एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, उन सबके फाउंडेशन के लिए यदि कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो मेरे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मेरी क्लास है वो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। इसी हिसाब से अपन बने रहेंगे रेगुलर क्लास के साथ। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ, बच्चों की डिमांड के ऊपर लेके आया हूँ कि हमारे को स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए नहीं मिल रही और सबसे हार्ड टॉपिक मानते हैं, इसलिए मैं इसको फर्स्ट में लेके आया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में इसको लेकर आना पड़ा है, मुझे पता है इसमें टाइम लगता है, फिर भी मैं लेके आया आपके सामने और इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे सीडी बाई सीडी चढ़ते जाएंगे अपन और आप क्रैक करते जाओगे, कारण कि इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन का वेटेज बहुत है यहाँ पर, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए अपन इसको करेंगे, बहुत अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।